हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग आज उसी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के लेक्चर 6 पे एंटर कर रहे हैं। और जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बात इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तक कंप्लीट कर ली थी, तो आज हम उसके आगे एक नई प्रॉपर्टीज पे शिफ्ट कर रहे हैं और वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जहाँ तक बात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की आप करेंगे, तो बाकी चीजें जो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ी, जिनमें से 3 मेजर प्रॉपर्टीज थी, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो अगर मैं आयनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करूं, तो वो दोनों दरअसल टाइप ऑफ एनर्जी है ना। एक आप ये बोल सकते हैं कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए यूज एनर्जी है, और दूसरी इलेक्ट्रॉन इंटर कराते समय जो एनर्जी उसकी बात की गई। बट आज जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला सेगमेंट है बिल्कुल अलग है। इसकी बात इन सबसे अलग क्यों है, और इसका तो पहले मीनिंग निकाला जाए कि यह है क्या, डेफिनेशन क्या है। तो आपसे बात ये बताई गई कि जब कोई एक एटम ए किसी दूसरे एटम बी के साथ कंबाइन हो जाता है, और जब भी कंबाइन होगा तो एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा, ये आपको पता है। तो अभी तक इस प्रॉपर्टी में सबसे खास बात क्या है कि जो हम लोगों ने आयनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात की, उसमें डेफिनेशन आइसोलेट एटम के लिए होती है। यानी चाहे वो आयनाइजेशन की बात कर रहे थे या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे थे, वहां जो भी एक्सपेरिमेंट किया गया वो सब एक आइसोलेटेड एटम के लिए बताया गया। बट यहाँ एक खास बात है, यहाँ हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कभी भी आइसोलेट एटम के लिए डिफाइन नहीं हो सकती। तो पहली बात, तो मैंने यहाँ पे क्या कंडीशन लिखा कि जब भी एक एटम किसी दूसरे बी एटम से कंबाइन हो जाता है और कंबाइन होने के बाद एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन बनाता है तो ऐसी कंडीशन में क्या जाता है, तो आपसे बोला है गया कि इस तरह की कंडीशन में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ये शेयरिंग के थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आपसे ये बताया जाता है कि देखा ही गया है कि ए और बी एटम जब ये बॉन्ड बना चुके होंगे, तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो किसी एक एटम के थ्रू, चाहे वो ए हो या बी हो, किसी एक एटम के थ्रू क्या होगा, उस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करने की पावर आ जाती है। मेरी फिर बात समझिएगा, जब कोई एक एटम किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइंड होकर एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, तो मॉलिक्यूल जब भी बनता है तो उसका मतलब ये होता है कि दोनों एटम के जो इलेक्ट्रॉन होगा वो बीच में शेयर्ड हो जाते हैं। ठीक है। अब जब भी ऐसा होगा तो दोनों एटम में से कोई एक एटम अपनी एक पावर के कारण, उसके पास कोई ना कोई ऐसी पावर है जिससे उस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करता है। समझ में आई बात? अब जो ये विड्रॉ करने की टेंडेंसी है, किसको विड्रॉ करता है? सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखें, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। ठीक है ना, साझे के जो इलेक्ट्रॉन है दोनों एटम्स के बॉन्ड बनने पर उस साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करने की कोशिश करता है। अब वो जितना पावरफुल होगा उतना तेजी से विड्रॉ करेगा। ठीक है ना। तो दरअसल इसी एटम की जो टेंडेंसी है, उस टेंडेंसी का नाम होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। तो अब इसको डिफाइन तरीके से अगर हम लोग बोले, तो आप ये बोल सकते हैं द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू विड्रॉ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। सिंपल सी बात, ये किसी एटम की शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की टेंडेंसी जब वो मॉलिक्यूल फॉर्म में होगा, वही टेंडेंसी क्या बोली जाएगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस पूरी डेफिनेशन में एक बात, यानी दो बातें यहां पे मैं क्लियर कर दूं। एक तो ए एंड बी बोथ आर डिफरेंट, यानी सबसे पहला पॉइंट तो यही होना चाहिए, आपके पास ए और बी दोनों एटम सेम नहीं होने चाहिए। अगर वो सेम हो गए तो विड्रॉ करने की बात ही नहीं आएगी, फिर तो बराबर के लोग हैं, तो इसमें कहीं भी ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं होगा। और दूसरी बात क्या आ गई? दूसरी बात ये आ गई कि दोनों एटम तो डिफरेंट हो, और साथ ही साथ आप ये भी बोलते हैं कि वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो, यानी वो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हो।
मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में होगा, तभी आप यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन कर पाएंगे। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप आइसोलेट टर्म में नहीं बता सकते, और साथ ही साथ आप तब तक भी नहीं बता सकते जब तक वो किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइंड ना हो। ठीक है ना। अच्छा, ये बात तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम लोग समझ गए कि एक एटम की टेंडेंसी है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की अपनी तरफ। और अब हमें ये समझना है कि आखिर इन सब के पीछे का रीजन क्या है, इसका लॉजिक क्या है। जैसे कि हमने बाकी सभी प्रॉपर्टीज में लॉजिक पढ़े हैं कि क्यों ऐसा होता है, क्या है, तो इस सब के बेस पे आते हैं। और जब भी हम इसके बेसिक पॉइंट्स पे आएंगे तो यहाँ फिर एक बात हम लोग करेंगे, और वो कंक्लूजन आएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। मैंने हर एक बात को पहले ही आपसे बताया है कि हम हर एक जगह इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मीनिंग जरूर निकालेंगे, है ना। तो मान लीजिए एक एटम है, मैंने उसको यहाँ पे ए एटम बना दिया और एक एटम बी है। ये ए था, ये बी था, और दोनों ने मिलकर एक बॉन्ड बना दिया। ठीक है। तो ये बी, ऐसे ए बी बॉन्ड बन गया, ए बी बन गया। तो अभी क्या है, ये जो पूरा एरिया है, ये जो पोर्शन है, ये पूरा आप क्या बोल सकते हो, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाय बोथ एटम। ठीक है। अच्छा, एक बात, अगर ये दोनों डिफरेंट एटम हैं तो एक का जेड इफेक्टिव ए का अलग होगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ बी क्या होगा, वो अलग होगा। ये दोनों डिफरेंट वैल्यू होंगी ना। अच्छा, इसको मैं पूरा समझाता हूँ आपको। एक एटम ए है, दूसरा एटम बी है। एक एटम का इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज, दूसरे एटम का भी है। इसका जो पॉजिटिव चार्ज है इस दूसरे वाले एटम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है, और इसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को विड्रॉ करेगा। और जैसे जैसे विड्रॉ कर रहे होंगे पास में आएंगे, और दोनों एक क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे आकर एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं, और वहीं पे बीच में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों के आ जाते हैं। क्लियर बात। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि अगर आपके पास दोनों एटम जो मॉलिक्यूल को बना रहे हैं, अगर वो सेम एटम होते तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी दोनों का क्या होता है, सेम। तो जितनी पावर से ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता उतनी ही पावर से ये करता, और दोनों इक्वल डिस्टेंस इक्वल शेयरिंग करते, बिल्कुल मिडिल पे आते। ठीक है ना। तो उनमें कोई लड़ाई झगड़े वाली बात डेवलप नहीं होती। लेकिन जैसे ही आपने एक बात बोली कि ए एटम अलग है, बी एटम अलग, तो ऑब्वियस बात दोनों के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस भी अलग होंगे। और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस ज्यादा हुए तो कोई एक वीक पड़ेगा और कोई एक स्ट्रॉन्ग पड़ेगा। तो ऐसे केस में जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, जिसके पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगी, वो क्या करेगा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कुछ अपनी तरफ ज्यादा विड्रॉ करने की पावर बढ़ा देगा। मेरी बात समझी गई, कुछ नई प्रॉपर्टी नहीं लाया, सब कुछ वहीं से जनरेट है जिसकी बात हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में की थी, और वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर बात। तो अब क्या होगा, जैसे आपने ए और बी दोनों एटम लिए, एक का पॉजिटिव चार्ज, दूसरे का पॉजिटिव चार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, मान लेते हैं हम ये बी ज्यादा है। तो अगर ये ज्यादा हुआ तो अब जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, इसकी तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा, और जैसे इधर शिफ्ट हुआ, इधर कम हुआ, तभी उसी टाइम पर एक जगह शेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में ज्यादा हो जाएंगे, दूसरे डायरेक्शन में कुछ कमी आ जाएगी। और यही नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, किसका, बी का, क्योंकि हमने बी को ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मान लिया, या आप उसको जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो आप अल्टीमेटली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन भी कर पाएंगे। तो ये कारण होता है जिसके कारण हम ये बता पा रहे हैं कि वो आखिर टेंडेंसी एटम के अंदर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की टेंडेंसी कहां से आती है। तो मेरे ख्याल से अब बात समझ में आ रही होगी आपको कि जब भी एक एटम दूसरे एटम से कंबाइंड, मैंने क्यों बोला, सेम एटम क्यों नहीं बोला, तो ये सब चीजें क्लियर हो जानी चाहिए आपको। ठीक है। तो ये बात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेकर हमने जो जनरल आइडियाज हैं वो क्लियर कर लिए। अच्छा, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मैथमेटिकल कैलकुलेट करने के लिए
बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए हैं और अलग अलग अपनी थ्योरीज दी हैं कि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कुछ इस तरह से ही बता सकते हैं, या किसी दूसरे साइंटिस्ट ने अपना दूसरा व्यू दिया है। तो अब हम एक बार उन सब व्यूज पे भी ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो अभी तो फिलहाल ये एक प्राइमरी बात हो गई और ये डेफिनेशन वाली बात भी हो गई, और ये आपको मेरे ख्याल से सब कुछ समझ आ गया होगा। चलिए, तो अब हम लोग उन डिफरेंट साइंटिस्ट के भी व्यू समझते हैं जिन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया है। अच्छा, सबसे पहले मैं ये मान रहा हूं कि AB एक बॉन्ड बना है, एक मॉलिक्यूल है, इसमें A एटम है, B एटम है, और इन्हीं के बीच जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसी में हम एक्सप्लेनेशन दिखा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे पॉलिंग। तो पॉलिंग का अपना जो एक्सप्लेनेशन था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेकर, वो क्या था, पहले मैं उस पर बात कर दूं। पॉलिंग का बताना ये था कि कभी भी किन्हीं दो डिफरेंट एटम के बीच अगर बॉन्ड बनता है, जैसे ए और बी के बीच बॉन्ड बना, तो ए और बी के बीच अगर कोई बॉन्ड बनेगा तो रिलेटिवली वो ए कॉमा ए डैश ए या बी और बी, इन दोनों बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर बॉन्ड माना जाएगा। ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा एज कंपेयर टू दिस। तो ये एक बात यहाँ पे समझाई गई। तो पॉलिंग का ये सबसे पहला ग्राउंड था, एक बेस था, जिससे वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करने जा रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर दूं, पॉलिंग का बोलना ये है कि जब भी कभी दो डिफरेंट एटम को अगर आप बॉन्ड बनाते हैं, तो वो डिफरेंट एटम से बना हुआ जो बॉन्ड होगा वो बहुत स्ट्रॉन्गर होगा। स्ट्रॉन्ग का मतलब काफी टाइटली बाउंडेड होंगे, दोनों की शेयरिंग ज्यादा होगी, एज कंपेयर टू ए बॉन्ड एंड बी बॉन्ड। मतलब अगर सेम एटम से बने बॉन्ड की बात आप करते, तो उससे काफी ज्यादा स्टेबल बॉन्ड किसका माना जाता है, ये डिफरेंट एटम का। अच्छा, ऐसा पॉलिंग ने क्यों बोला होगा, उसका कारण समझिए क्या है। जब भी आप दो एटम को जोड़ते हैं या शेयरिंग करते हैं, तो इसमें एक बात खास है कि जब दो डिफरेंट एटम जोड़ते हैं तो एक की कोई डिमांड होती है तो दूसरा वो एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन अगर सेम एटम जोड़ते हैं तो उनमें बराबर वाली बात होती है, तो वो बॉन्ड ब्रेक होना किसी भी टाइम ब्रेक हो सकता है, क्योंकि दोनों में एक जैसी नेचर है। लेकिन अगर किसी एक का नेचर इलेक्ट्रॉन को देने का है, दूसरे का इलेक्ट्रॉन लेने का है, तो उस कंडीशन में ऑब्वियसली वो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, क्योंकि एक नीडी पर्सन होगा और एक के पास ज्यादा है ना। आपको याद होगा तो आपने आयनिक बॉन्ड को भी स्ट्रॉन्गर मानते हैं आप कोवेलेंट में, क्योंकि वो शेयरिंग से होता है, और एक में डोनर और एक्सेप्टर वाली बात होती है। तो ये एक प्राइमरी बात हो गई। हालांकि बॉन्ड स्ट्रेंथ की बहुत डिटेलिंग तो हम लोग बॉन्डिंग में भी पढ़ेंगे, एक बड़ा टॉपिक है, इसको बहुत छोटे में हम लोग कवर नहीं कर सकते। तो फिलहाल उनका अपना एक बेस था कि इस तरह से। अच्छा, इसी में एक टर्म आप जानते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ, बॉन्ड को ब्रेक करने की एनर्जी, तो ऑब्वियसली इसका ज्यादा होगा। तो अगर मैं ये मान लूं E ऑफ ए बी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड, इसको हम क्या मान लें, E ऑफ ए कॉमा ए, बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ ए एंड बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ बी और बी। ठीक, तो ये सब वैल्यू ये हमेशा ज्यादा होगा इन दोनों से। तो ये पॉलिंग का अपना ग्राउंड था। अब पॉलिंग ने क्या बात बता दी, पॉलिंग ने बताया कि अगर आप इन बॉन्ड एनर्जीज के बेसिस पर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकाल सकते हैं। और वो डिफरेंस किसका, मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं। बोला गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लिखा गया है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रिप्रेजेंटेशन है। आप ई से भी कर सकते हो, बहुत सारे और भी तरीके हैं। तो ये डिफरेंस जो है 0.208 रूट ऑफ डेल्टा नॉट से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये डिफरेंस कैलकुलेट करने का तरीका बताया गया, ठीक है।
तो ये एक बात सामने आई। अब ये सब है क्या, ये जो वैल्यू आ रही है वो किलो कैलोरी पर मोल की बात है। अब ये क्या है, यहाँ पे जो डेल्टा नॉट की बात की जा रही है वो दरअसल ई ऑफ ए बी माइनस रूट ऑफ ई ऑफ ए इंटू ई ऑफ बी एंड बी, ये फॉर्मूलेशन के थ्रू आता है, जहां पे आप इन सब के बारे में मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया है कि ये क्या है। ये दरअसल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है ए बी बॉन्ड का, ये ए बॉन्ड का है और ये बी और बी बॉन्ड का है। तो अगर आप इस डेल्टा की वैल्यू को यहां रख दें तो अल्टीमेटली एक्स ए माइनस एक्स बी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आ जाएगा 0.208 एंड रूट के अंदर फिर ई ऑफ ए बी माइनस रूट ऑफ ई ऑफ ए इंटू ई ऑफ बी एंड बी। तो ये फाइनली पूरा फॉर्मूला आपके लिए, ये पॉलिंग का स्केल था और पॉलिंग ने इस बेसिस पर ये फॉर्मूला बना दिया। और इस सब का पूरा ग्राउंड क्या एक्सपेरिमेंटल है उनका, तो ये आपको याद रखना होगा। हालांकि इसका बहुत यूज आपको अभी नहीं मिलेगा, बट आपको पढ़ना तो होगा ही, ठीक है ना, बहुत ज्यादा तो क्वेश्चन से नहीं आया अभी। तो पॉलिंग ने कुल मिला के ये बताया कि किसी इंडिविजुअल का, और मैंने क्यों इंडिविजुअल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं निकाली, क्योंकि वो निकाला भी नहीं जा सकता। बात ही मैंने पहले ही बताई कि कभी भी जब भी आप बात करते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो वो हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही आप एक्सप्लेन करते हैं। इसीलिए पॉलिंग ने भी जब बात बोली तो ऐसा नहीं कि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए का कोई ऐसा रिलेट कर दें, उन्होंने बी तक ए बी दोनों की बात की। तो बोले कि दोनों का डिफरेंस आप निकाल सकते हो, किस बेसिस पे, उन्होंने ये बेस एक बनाया जिस पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का यूज किया गया। और उस सबसे पहला ग्राउंड उन्होंने क्या बनाया था, वो ये था कि जब भी डिफरेंट एटम से बना हुआ जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू होमो एटम से बने हुए बॉन्ड से, ठीक है। तो उस बेसिस पर आपने ये एक फॉर्मूला यहाँ पे जनरेट किया। इससे क्या फायदा होगा, फायदा ये होगा कि हम ये जान पाएंगे कि ए बी बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, और जितना ज्यादा डिफरेंस होगा बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्गर होगा। ये बात तभी शुरुआत में ही बात की हमने। तो ये एक फॉर्मूला आ गया। अच्छा, ये फॉर्मूले जो डिफरेंस है वो किलो कैलोरी पर मोल में डिफाइन हो जाता है। इसी में एक फॉर्मूला और बन जाता है एक्स ए माइनस एक्स बी का ही, दिस इज 1017 रूट ऑफ डेल्टा नॉट। ये आप तब यूज करेंगे जब आपके पास किलो जूल पर मोल होगा। ये पूरा फॉर्मूला होगा किलो जूल पर मोल पे। हालांकि इसकी जरूरत बहुत कम पड़ेगी, बहुत लीस्ट आप देखोगे कि इसकी जरूरत पड़े, बट फिर भी हम लोगों को कुछ चीजें जाननी होंगी, ठीक है ना। तो एक तो ये पूरी बात पॉलिंग के अपने स्केल के हिसाब से उन्होंने ये बात बता दी कि किस तरह से आप किसी ए और बी अगर मॉलिक्यूल बना है तो उसमें ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसको आप बहुत प्रॉपर लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद हम एक दूसरे पैरामीटर्स पे आते हैं जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कुछ दूसरे तरीके से भी बताया गया है। तो मैं इसको आगे ले जाता हूँ, अगले स्टेप पे आते हैं हम लोग, और इसको हम लोग दोबारा भी फिर बात करेंगे। अच्छा, अब हम एक दूसरी बात करेंगे। एक साइंटिस्ट थे मुलिकन, मुलिकन स्केल आप बोलते हैं। इनका अपना क्या बोलना था, इनके भी अपने व्यूज थे, और इनका बोलना ये है कि ए बी की जो वैल्यू है, ए बी बॉन्ड बना, तो मुलिकन्स के बेसिस पर आयनाइजेशन एनर्जी और साथ साथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन दोनों का जो एवरेज होगा दरअसल वही मुलिकन्स का फॉर्मूला है, यानी एक्स एम। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उन्होंने फॉर्मूला दे दिया। ये भी बात समझिएगा, क्या बताया गया कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, उन दोनों का जो एवरेज आप निकालेंगे बाई 2 करके, उस एवरेज को भी आप बोल सकते हैं कि वो मुलिकन के हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किसी पर्टिकुलर एटम की, ठीक है। अच्छा, ये बात तो दोनों क्यों ली गई एनर्जी, वो भी आप समझ लीजिए। क्योंकि अगर एक
ए है दूसरा बी है, दोनों डिफरेंट एटम है, तो अगर आप किसी एक को मेटेलिक फॉर्म मान लें तो किसी दूसरे को नॉन मेटेलिक मानना पड़ेगा। तो अगर एक को मेटेलिक फॉर्म माना है तो एनर्जी का एक पैरामीटर है आयनाइजेशन, और दूसरे को नॉन मेटेलिक माना है तो उसका एनर्जी का मेथड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसलिए हम लोगों ने उसको एवरेज मान लिया। अब क्या है कि इस मुलिकन का जो मॉडल है पॉलिंग के स्केल से ज्यादा इफेक्टिव माना गया, और ये माना गया कि जो पॉलिंग का स्केल होगा वो इस मुलिकन वाले मॉडल में ही, अगर आप आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को आप 2 और डिवाइड बाई 2.8 कर दें तो ये जाके पॉलिंग स्केल का लगभग फॉर्मूला बन जाता है। मैं फिर समझा दूं, हमने पॉलिंग ने एक्सप्लेन अलग तरीके से किया ये, और मुलिकन का फॉर्मूला ये है, दोनों के एक्सप्लेनेशन के बेस अलग है। पॉलिंग का जो एक्सप्लेनेशन का बेस था वो क्या था, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बेसिस पे डिफाइन किया गया था, और मुलिकन का एक्सपेरिमेंट आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बेसिस पे था। लेकिन जब आप दोनों के व्यूज को कंपेयर करते हैं, मान लीजिए, कैसे कंपेयर करने का मतलब है, जैसे मान लीजिए क्लोरीन एटम है और उस क्लोरीन एटम का, या HCl है, HCl मान लें, तो HCl में H और Cl में जब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात पॉलिंग के बेसिस पे निकालेंगे और वही चीज जब आप मुलिकन के बेसिस पे निकालेंगे तो दोनों में एक व्यूज ये आएगा कि जब आप 2.8 डिवाइड करेंगे तब जाके वो पॉलिंग का स्केल बन पाएगा। तो ज्यादा इफेक्टिव हमेशा मुलिकन को माना गया, जो डिफरेंसेस हैं दोनों में से सबसे बेस्ट वैल्यू इसकी मानी गई। बट इनमें से गलत और सही की बात हम लोग अभी यहाँ पे बिल्कुल नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि दरअसल ये सब डिफरेंट साइंटिस्ट के अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट थे, और ये जितनी भी डिटेल दी गई है इनके डिटेल का जो बेस है वो एक्सपेरिमेंट है, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन होते हैं। जैसे मान लीजिए हो सकता है पॉलिंग ने जिन भी एलिमेंट्स का अपना रिसर्च किया होगा वो हो सकता है किसी एक नेचर के मेटल्स हो या नॉन मेटल्स हो या मेटलॉइड हो, उस समय नहीं पता। और हो सकता है मुलिकन ने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं वो अपने दूसरे किसी एटम पे किया होगा। तो दरअसल गलत कोई नहीं है, लेकिन दोनों के एक्सपेरिमेंट का जो ग्राउंड है, जो बेस है, वो डिफरेंट था, इसलिए ऐसा ऐसा आपको पढ़ना है। तो हमें यूज भी उतना ही करना है, हमें डिफरेंट थ्योरीज की बात करनी है, गलत कोई नहीं बताना है ना, उस सब चीज को हम लोग क्रॉस नहीं करेंगे, अलग अलग तरीके से दोनों से, ठीक है। अब इन सब से अलग एक नई बात, एक तीसरे पार्ट में हम लोग पहुंचते हैं जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को और बेहतर डिफाइन किया गया है, उस पर बात करते हैं। एक तीसरा पार्ट आता है और वो है एलरेड रोको। इनका अपना क्या व्यू था, इन्होंने दरअसल ये इंडिविजुअल एक फॉर्मूला इन्होंने डिफाइन किया। इनका बोलना ये था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी AR मैंने लिख दिया एलरेड रोको के बेसिस पे, वो जेड इफेक्टिव अपॉन आर स्क्वायर इस पे डिपेंड करता है। ये मेरे ख्याल से बिल्कुल सही भी है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस एटम की उतनी ज्यादा होगी। ये बात तो हम लोग अभी शुरुआत से ही कर रहे हैं। और रेडियस जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना कम होगा। यहाँ जो रेडियस की बात की जा रही है वो आप डिस्टेंस भी मान सकते हो बिटवीन द टू एटम, है ना, तो वही चीज हो गई। अब इसको एक फॉर्मुलेशन में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, और वो फॉर्मूला है XAR is equal to 0.744 प्लस 0.359 जेड इफेक्टिव अपॉन आर स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला यहाँ पे उन्होंने दिया, और इस बेसिस पर हम लोग किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को निकाल सकते हैं। ये इनका एक फॉर्मूला था जिसे बेसिस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन कर दिया गया। फिर रिपीट कर दूं, XAR is equal to 0.744 प्लस 0.359 जेड इफेक्टिव बाई आर स्क्वायर, ठीक। और ये कहां से है, इसी को और सॉल्व करने के बाद एक कांस्टेंट वैल्यू ली गई जिसके बेसिस पे बना। तो एलरेड रोको का एक्सप्लेनेशन ये था कि अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम की देखें तो वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और उनमें से
एक है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी जेड इफेक्टिव, और दूसरा होगा रेडियस, या रेडियस बोल सकते हैं या डिस्टेंस बिटवीन बोथ एटम बोल सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला आ गया। इसको थोड़ा सा हम लोग मैथमेटिकल भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैथमेटिकल को यूज किया जा सकता है। कैसे? हम इसको y इक्वल टू mx प्लस सी मान लें स्ट्रेट लाइन का, ठीक है, और हम यहाँ पे ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको जरा समझिएगा। तो क्या ग्राफ है? हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया किस किस के बीच, जेड इफेक्टिव अपॉन आर स्क्वायर, और ये वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ले ली, ये ओरिजिन हो गया। जब आप ये y इक्वल टू, तो ये इंटरसेप्ट हो गया, और ये आपके पास x है पूरा, और ये y हो गया। तो ये क्या आ गया? ऐसे आप स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं पॉजिटिव वैल्यू, तो आप यहां से ये इंटरसेप्ट हो गया कितना, 0.744, और ये स्लोप आ गया कितना होगा, 0.359। इसी को आप tan थीटा भी बोल सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी वैल्यू आपसे पूछा जा सकता है, ये सब मैथमेटिकल गेम है, मेरे ख्याल से आप बेहतर कर सकते हो इसमें। तो ये एक ग्राफिकल बात यहाँ पे समझा गई। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन बनाया जाए और ये ग्राफ बना दिया जाए, इसमें a वैल्यू लिख दी जाए, यहाँ पे स्लोप में b लिख दिया जाए, ab की वैल्यू बताइए, बहुत सारे इस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वो मेरे ख्याल से आप बेहतर समझ सकते हो, वो मैथमेटिक्स है, उसमें केमिस्ट्री का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मैथमेटिक्स होगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसका कंक्लूजन हम जरा निकाल लें। इसका कंक्लूजन क्या है? आपने मोटे तौर पे ये समझ लिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। तो हालांकि हम पूरी डिटेल पे आएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगी, बट फिलहाल यहाँ पे कैसे दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। एक पहली चीज तो जेड इफेक्टिव है, जिसपे हम लोगों ने बात यहाँ पे समझी कि जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा उसके बेसिस पर आप उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता सकते हैं। लेकिन जो आर की बात है उसको जरा समझिएगा। आर का मतलब ये हुआ रेडियस, और रेडियस बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए, तब जाके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक केस यहाँ पे स्टडी करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे मैंने लिया, यहाँ से a-2 लिखा मैंने, कोई एक एटम है, और फिर मैं a-1 की तरफ पहुंचा, फिर a 0 पे आ गया, फिर a+1 पे आ गया, और a+2 पे आ गया, और a+3 पे आ गया। अगर मैं किसी एक एटम के डिफरेंट चार्जेस पे आ रहा हूं, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव अपॉन आर स्क्वायर टोटल की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। ये बात ध्यान रखिएगा, ये माइनस चार्ज मतलब बड़ा साइज भी हो गया, और साथ ही साथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इसका कम होगा। तो ये जैसे से यहाँ पे हम प्लस चार्ज की तरफ बढ़ते जाएंगे, ये वैल्यू लगातार बढ़ेगी, और अगर ऐसा बढ़ा तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। इससे एक बात क्लियर हो गई, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब आप यहाँ पे कंक्लूजन जो निकलेगा, दरअसल किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा फिक्स नहीं रहेगी, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो किस दूसरे एटम से कनेक्ट है और किस एनवायरनमेंट में कनेक्ट है, दोनों चीजें। यानी वो किस एटम से कनेक्ट है और उसके आसपास का एनवायरनमेंट क्या है। एनवायरनमेंट से मतलब ऐसा नहीं कि बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ये सब वाली बात नहीं। उसके आसपास की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है, इसका मतलब यही होगा। तो हमने मोटे तौर पे क्या निकाला कि किसी एक एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो किस दूसरे एटम से कनेक्ट है, और या आप उसको ये भी बोल सकते हैं कि उसके आसपास की सराउंडिंग कैसी है, उसके आसपास का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसा है। ठीक है, मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल में यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, छोटे छोटे एप्लीकेशन को यहाँ पे बताता हूँ। जैसे मैंने एक क्वेश्चन की बात की, मैंने लिखा LiH और H2 और HCl,
तीनों बातें समझिएगा। यहां मैं बात कर रहा हूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन एटम की जहां तक आप बात करेंगे तो यहाँ पे H माइनस है और ये 0 है और यहाँ H प्लस 1 है। तो अगर H माइनस H2 0 और H प्लस 1 की बात की जाए तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? ऑब्वियसली इसकी ज्यादा होगी। तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। ठीक है, यानी सिंपल सी बात है कि अगर एटम पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो ऑब्वियस बात है उसका इफेक्टिव जो चार्ज है वो ज्यादा हो जाएगा और उसके कारण उसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जब प्लस चार्ज ज्यादा होगा तो प्लस चार्ज ज्यादा होने का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होना, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाना। तो ऑब्वियस बात है वो किससे मांगेगा? अपने साथी से जो साथ में है, तो इससे और ज्यादा विड्रॉ करेगा। लेकिन जब आप इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ माइनस है ऑलरेडी, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है, तो वो इससे मांगेगा नहीं। तो बात ये नहीं है कि उसके पास ज्यादा होने से आप उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताएंगे, नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको बोलते हैं? नेचर को, जिससे वो विड्रॉ करेगा दूसरे से। ठीक है ना, तो दोनों बातें अलग अलग है। ज्यादा होना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन नहीं करता, ज्यादा मांगने की टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप बोलते हैं। ठीक है, तो एक तो ये आप समझा सकते हैं, यहाँ पे बहुत इजीली ये बात समझा सकती। दूसरा एक एग्जांपल हम लोग ऐसे भी बात कर सकते हैं, जैसे मैं FeCl3 लिख दूं और यहाँ FeCl2 है, तो यहाँ आयरन +3 में है और यहाँ +2 में है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की पावर किसकी होगी? +3 की, यहाँ पे कम। तो ऑब्वियस बात है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Fe in FeCl3 is greater than FeCl2। बात समझ आ रही? तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर है वो ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी डिपेंड करता है। तो मैं इसको और बहुत सारे एग्जांपल्स पे बात कर लूं, यानी हम यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट हो जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो इस तरह के और भी एग्जांपल्स हैं। जैसे मैं बात करूं PCl5 एंड PCl3, तो इनमें से यहाँ +5 है और यहाँ पे +3 है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी PCl5 के अंदर ज्यादा होगी और यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फास्फोरस यहाँ पे ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ PCl3। समझ में आई बात? तो ये एक टर्म हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे मैं SnCl4 SnCl2 की बात कर दूं तो यहाँ पर भी +4 है, यहाँ पे +2 है, तो यहाँ पे आप ज्यादा कर सकते हैं। तो कुल मिला के मोटे तौर पे ये बता सकते हैं कि किसी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली बात है वो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी डिपेंड करेगा, और करना भी चाहिए, बिकॉज प्लस चार्ज जितना ज्यादा होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रॉन की उसके अंदर कमी होगी, तो वो दूसरे एटम से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की पावर रखेगा। ठीक है, तो चलिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट को आप जान रहे हैं, इसका बहुत यूज है और बहुत स्टेप वाइज सीखेगा। तो हमने ये 3 बातें यहाँ पे समझ ली, और अब मैं इसके और भी पैरामीटर्स पे आ रहा हूँ, छोटे छोटे पॉइंट्स पे हम लोग और आएंगे और इसको समझेंगे, क्या कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये तो बात हम लोगों ने समझ ली, लेकिन एक और बात मैं यहाँ पे बता दूं कि CF4 मान लीजिए मैंने लिखा और यहाँ CH4 लिख दिया, और दोनों में मैं कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने अभी बताया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करेगा, ठीक बात है, बट यहाँ तो ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों बराबर आएगी। तो हमें क्या देखना है और क्या देखना है, मैंने अभी आपको बताया कि किसी एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि वो किस एटम से कनेक्ट है या उसके आसपास का एनवायरनमेंट क्या है। तो अगर आप इन दोनों को देखें तो इसके साथ फ्लोरीन जुड़ा है, यहाँ फ्लोरीन जुड़ा है ये चारों तरफ, और यहाँ पे कार्बन के साथ H जुड़ा है, और हमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करनी है वो इस कार्बन की करनी है जो स्टार मैंने बनाया है।
अब याद रखिए इसकी अपनी पावर क्या है, इलेक्ट्रॉन इधर विड्रॉ करेगा, ये भी विड्रॉ कर लेगा, ये भी, क्योंकि ये तो अपनी तरफ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये सब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन जब विड्रॉ करेंगे तो इस पे पार्शियल चार्ज ज्यादा होगा, ये प्लस चार्ज ज्यादा डेवलप होगा, और यहाँ पे जो चार्ज तो होगा लेकिन कम होगा रिलेटिवली। यहाँ पे इस कार्बन के पास उतना पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा जितना आपने यहाँ पे बनाया। तो इस कार्बन के चारों तरफ एनवायरनमेंट में क्या है, फ्लोरीन, जो कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा था, जबकि यहाँ एनवायरनमेंट में क्या है कि वो हाइड्रोजन आसपास है, तो ये बहुत सारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं कर पाया। तो ऐसे केस में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इन CF4 is greater than CH4, ठीक है। तो ये एक कंक्लूजन यहाँ पे और आ गया। तो ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बात मैं इसी तरह से करूंगा, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH2F जोड़ दिया, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये सब आपस में कनेक्ट है, और यहाँ मैंने, ये एक कार्बन है और एक कार्बन ये है, इसको मैं नाम दे देता हूँ A और इसको नाम दे देता हूँ B, ठीक है, दोनों कार्बन। और कंपेयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A एंड B। तो अब हम कैसे कंपेयर करेंगे, इसमें भी फिर वही बात, इन्वायरमेंट कैसा है। तो अगर आप देखो यहाँ पे तो CH है, यहाँ पे H, और यहाँ फ्लोरीन डायरेक्टली जुड़ा है, और यहाँ पे कार्बन पे क्या होगा, इस तरह से H जुड़ा होगा, ठीक। तो अगर मैं इस कार्बन की देखूंगा तो यहाँ पे फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा होगा, तो इस पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, ज्यादा आएगा। बट यहाँ पे एनवायरनमेंट में क्या है, 3 हाइड्रोजन और कार्बन ही है, तो ये तो सेम एटम है, तो यहाँ तो विड्रॉ होगा नहीं, बट फिर भी इसके कारण कुछ जा रहा होगा। तो आप ये बोल सकते हो कि दोनों में जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, वो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कहाँ होगा, इस जगह। और अगर इस जगह ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, और ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की नेचर रखेगा। तो आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B कार्बन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A कार्बन, ठीक। तो ये बात आप भी यहाँ पे समझ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन होंगे, और बेसिक क्वेश्चन का जब मैं बात बोलता हूँ तो इसको कतई आप ये मत सुन लीजिए कि बहुत स्टैंडर्ड नीचे, नहीं। बेसिक क्वेश्चन का सीधा मतलब यही होता है कि ओरिजिन क्वेश्चन का होता है, तो आप कुछ भी क्वेश्चन बनाएंगे इनके बेस से अलग नहीं हो सकता। तो ऐसी चीजें अगर आप सीखते हैं तो बहुत इफेक्टिव आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक्चुअल मीनिंग क्या है, और क्वेश्चन नया नहीं बन सकता है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। तो अब मैं दोबारा से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, उन तीनों बातों को एक बार दोबारा से फिर समझाता हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था क्या, हम लोगों ने पढ़ा। फिर उसके बाद 3 अलग अलग साइंटिस्टों ने अपने अपने व्यूज दिए, जिसके बेसिस पर एक मैथमेटिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रिप्रेजेंट किया गया, जिसमें से पॉलिंग थे, मोलिकन थे और एलरेड रोको थे। तो तीनों के अपने अलग अलग थ्योरीज थे, उनके बेसिस पर हम लोगों ने बहुत सारी चीजें समझ ली। अब मैं एक बार उन सभी फैक्टर्स के बारे में भी बात करूंगा जिस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करता है, तो मैं उसको भी एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। तो उन फैक्टर्स के बारे में हम लोग अब बात कर रहे हैं जिसपे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करेगा। तो लगभग हमने सभी फैक्टर्स बोल रखे हैं, मैं एक बार दोबारा से लिख दूंगा। सबसे पहली चीज जेड इफेक्टिव, जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी किसी भी एटम की, ठीक है। मैं मान लेता हूँ ए। तो सबसे पहला इफेक्टिव जो बात है वो तो जेड इफेक्टिव है, और वो क्या है कि जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा किसी एटम का, उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी। दूसरा पॉइंट,
रेडियस है वो अभी हम लोगों ने एक्सप्लेन कर लिया था कि आर जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, एक ही मान लेते हैं। तो ये दूसरा बात भी हो गया। तीसरी पॉइंट शील्डिंग, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, तो उसको आप बस नाम के लिए बोल सकते हैं कि अलग अलग पॉइंट है, बट तीनों बातें हैं। शील्डिंग का ज्यादा होना मतलब जेड इफेक्टिव को कम हो जाना, और कम होना तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाएगी। ठीक है, तो अगर आपने शील्डिंग ज्यादा दिखा दी, तो शील्डिंग अगर ज्यादा हुआ तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर कम हुआ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों चीजें तो अभी ऐसे रिलेट हो रही। फिर मैंने चौथी बात क्या बोली, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बात भी आप रिलेट कर सकते हो, उससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। ये हम इस पॉइंट को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपको समझ में आ रही है। इसके अलावा एक और पॉइंट पे हम लोग बात कर सकते हैं, ये तो मेजर पॉइंट्स हो गए जिसमें हम जानते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, रेडियस है, ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है। शील्डिंग भी इसी से रिलेटेड है, ऑक्सीडेशन स्टेट अभी आपने पढ़ा। इसके अलावा जो इन्वायरमेंट था वो किससे जुड़ा है और किस तरह के एटम जुड़ा है, वो भी बात हम लोगों ने की। इसके अलावा एक पॉइंट है हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, ये टर्म चूंकि अभी आपको पूरी डिटेल पे नहीं पता है, बट उसको ऐसे समझ लीजिए आप, बॉन्डिंग का पार्ट है। तो आपसे बोला जाता है कि जैसे हाइब्रिडेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आप कई जगह देखेंगे कि sp होगा, s और p ऑर्बिटल से मिक्स एक ऑर्बिटल होता है। इसी तरह से एक ऑर्बिटल होगा sp2, यानी एक s और दो p को मिक्स करते हुए, और एक ऑर्बिटल होगा sp3, यानी जहां पे आप तीन p और एक s को मिक्स करते हैं, तो इनको बोला जाता है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अच्छा, जैसे इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में देखा जाए तो यहाँ s करेक्टर की बात की जाती है, s करेक्टर। तो s करेक्टर का मतलब यहाँ पे ये हुआ, ये 50%। कैसे, ये दो ऑर्बिटल है और तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, हाफ, आधा आधा, तो 50%। ऐसे इसमें s करेक्टर क्या होगा, 1/3 into 100, तो दिस इज 33%। ऐसे यहाँ पे आएगा तो 25%। तो आपसे एक बात बताई गई कि s करेक्टर जितना ज्यादा होता है किसी ऑर्बिटल के अंदर, किसी एटम के अंदर, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप देखते हैं। तो ये एक पैरामीटर और है, मैं इसकी बहुत डिटेल पे अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि बॉन्डिंग का पार्ट है। लेकिन एक जनरल बात समझ लीजिए, शायद ये समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर आप इतना कंसीडर करते हुए चलें तो ये तो समझ में आ गया होगा एस करेक्टर कैसे निकाला आपने। अब एस करेक्टर अगर किसी एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है, अगर उसके अंदर एस करेक्टर ज्यादा है तो आप उसको बोलेंगे कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इसको जरा समझिएगा कैसे। दरअसल एस करेक्टर ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूट होगा उस एटम के अंदर, है ना। और अगर एस करेक्टर कम है तो ऑब्वियस बात है पी करेक्टर ज्यादा होगा। तो आपने देखा होगा पी करेक्टर में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो लोब्स के फॉर्म में रहेगा। तो एक बात समझनी जरा, मैं दोनों को एक्सप्लेन, क्यों हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। इसका इनडायरेक्टली मतलब डिस्टेंस से ही होता है। जैसे मान लीजिए मैंने ए और बी के बीच एक बॉन्ड बनाया, अब ए में पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो स्फेरिकली है, तो दूसरा एटम भी ऐसे ही है ना। लेकिन अगर मान लीजिए एस ए के अंदर एस करेक्टर यहां मैंने ज्यादा दिखा दिया तो स्फेरिकली होगा। लेकिन अगर मैं ए के अंदर पी करेक्टर ज्यादा दिखाता तो ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ होता, तब बी जो होता वो यहाँ आता है, तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और यहाँ डिस्टेंस क्या है, कम। तो जितनी ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगी तो इसकी विड्रॉ करने की पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे बात बोली जाती है कि अगर एस करेक्टर जितना ज्यादा आप रखेंगे किसी एटम का, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की पावर होती है वो ज्यादा होती है। तो हालांकि ये भी आपके लिए आधा टॉपिक है और इसकी बहुत डिटेलिंग आप बॉन्डिंग के बाद ही समझ सकते हैं, बट मुझे यहाँ पे बताना था क्योंकि बहुत सारी जरूरी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बता दिया है। तो कुल मिला के आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हर तरीके से समझा कि कैसे कैसे एक्सप्लेन किया गया, और
इसको कितने अलग अलग साइंटिस्टों ने अपना एक्सप्लेन किया है, किस तरह से किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। और अब हम इसके लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर इसका ट्रेंड क्या होगा। तो मेरे ख्याल से बहुत छोटा सेगमेंट है ये, कैसे पीरियोडिक टेबल के अंदर शिफ्ट करता है, कैसे वेरिएशन आता है, उस पर हम लोग एक बार बात करते हैं। ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो मैं इस ग्रुप को लिख लेता हूं, और यहां पे कैसे आएंगे। तो आपको पता है यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज करता है। और अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो ये एक सिंपल सा पार्ट है। बट एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ जो आप नियॉन, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, इन सब का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो कंसीडर किया जाता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है इनको ना तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो विड्रॉ करने वाली बात ही नहीं, क्योंकि जब जोड़ेंगे तभी तो आप इसको डिफाइन कर पाएंगे ना। तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसा कोई टर्म हम लोग यहाँ पे जीरो मान के चलते हैं, क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं। तो जब तक ये जुड़ेगा नहीं तब तक आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता नहीं सकते, तो इनको आप हटा दें। तो यहाँ पे एक तो ये केस, और डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव डिक्रीज करता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। तो ये एक जनरल ट्रेंड हो गया कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट अगर आप मूव कर रहे हैं तो ये डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आने पे ये इंक्रीज कर रहा होगा, और यहाँ पे आने पे डिक्रीज कर रहा होगा। ठीक, अच्छा ये एक पीरियोडिक टेबल के अंदर का ट्रेंड है। बट फिर मैं एक बात समझा दूं आपको, ये सभी ट्रेंड इन जनरल है, इनके अंदर बहुत सारे एक्सेप्शनल केस भी बहुत जगह बन जाएंगे। और उसके कारण मैंने आपको बहुत बार इससे पहले भी जो प्रॉपर्टी बताई उन्हें समझाया है कि ऐसा नहीं होता है कि एक जैसा एक फैक्टर ही केवल बढ़ता होगा। कई जगह शील्डिंग डोमिनेंट हो जाती है, कई जगह नंबर ऑफ शेल डोमिनेंट हो जाता है। तो ओवरऑल जो नेट रिजल्ट होगा वो हमें कई बार डाउटफुल होता है। और वो कहाँ डाउटफुल ज्यादा होगा, जैसे जैसे आप नीचे वाले पीरियड में आएंगे। अगर मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की बात करूं और इवन फोर्थ भी, तो वहां पीरियड तक ट्रेंड एक जैसे रेगुलर रहते हैं। बट जब भी आप डी ब्लॉक के अंदर बहुत डाउन द ग्रुप चले जाएंगे तो उन सब कंडीशन में कहीं ना कहीं इनमें बहुत सारा वेरिएशन आता है। और उसका वेरिएशन का कारण ये है कि वहाँ शील्डिंग और नंबर ऑफ शेल बहुत सारे फैक्टर एक साथ काम करते हैं, इसलिए वहां पे आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो इसके अंदर भी बहुत सारे वेरिएशन होंगे, उस पर भी हम लोग बात पहले इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद करेंगे। तो अब मैं इससे रिलेटेड आगे बात करता हूं, और अब हम और आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जो हम लोगों ने समझा, चारों प्रॉपर्टी आपके पास अब आपने सीख ली मोटे तौर पे, जो मेजर थी इनको आपको समझना है। एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, चारों बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। इनसे पूरी पूरी जो बॉन्डिंग का चैप्टर है, पूरी केमिस्ट्री है, वो गवर्न होती है। तो बहुत अच्छे से इनको रिलेट रखिए, जहां तक जो पॉइंट्स हैं उनको समझिए। और अभी इस पे अब हम लोग कुछ और बात करना स्टार्ट करेंगे, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होंगे कि उससे हमने फायदा क्या है। बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिस पे हम लोग बात करेंगे। तो मैं उसके लिए एक और क्लास पे आऊंगा, और उसमें साथ ही साथ हम लोग कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि इसमें थ्योरेटिकल बात ज्यादा होगी, बट फिर भी जो भी एडिशनल चीजें उस पर हम बात करेंगे। तो आज के लिए हम लोग केवल इतना रखते हैं, और आप एक बार दोबारा से चारों प्रॉपर्टी को एक बार दोबारा से अच्छे से पढ़िए और समझ के इसको एक एक जगह नोट्स बनाने हैं बाकायदा। और फिर हम अगली क्लास में जब आएंगे तो इसके कुछ एप्लीकेशंस पे बात करेंगे,
और साथ साथ जो बचे हुए क्वेश्चंस होंगे उन पे बात करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।